सभी को नमस्कार। समय की क्षेत्रीय कौशल विकास, पुनर्वास एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण केंद्र सीआरसी लखनऊ, पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय शारीरिक दिव्यांगजन संस्थान नई दिल्ली, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत आज का यह रचनात्मक बौद्धिक आयोजन, जिसका मूल विषय, जिस पर आज हमारे बीच थीम बेस्ड होकर अपनी विशेषज्ञता रखने के लिए रिसोर्स पर्सन के रूप में परम आदरणीय डॉक्टर पीयूष गुप्ता सर, सेक्रेटरी नेशनल एसोसिएशन ऑफ पैलिएटिव केयर आयुष एंड इंटीग्रेटिव मेडिसिन, वाइस प्रेसिडेंट कैंसर एड सोसाइटी यूएसए, सेक्रेटरी एंड पीईओ कैंसर एड सोसाइटी लखनऊ। आज यह कार्यक्रम आप सभी के बीच ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ के अंतर्गत, जिसका थीम राइज रैली इन सपोर्टिंग सर्विंग एंड स्क्रीनिंग एवरीवन, इस थीम पर और थीम के सहभाग में आयोजित यह कार्यक्रम आप सभी के बीच दोपहर 3 से 4 के समयावधि में सभी के बीच प्रस्तुत है। कार्यक्रम में प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर के रूप में आज हम सभी के बीच उपस्थित हैं श्री जी शंकर गणेश सर, लेक्चरर पीटी सीआरसी लखनऊ, श्री संतोष कुमार सर, क्लिनिकल असिस्टेंट सीआरसी लखनऊ, श्री अमित कुमार सर, क्लिनिकल असिस्टेंट सीआरसी लखनऊ, और आदरणीय गार्गी खरे मैम, पीएनओ सीआरसी लखनऊ। आज के कार्यक्रम में अपने आशीर्वचन हमें प्रदान कर रहे हैं हमारे पैट्रॉन डॉक्टर हिमांशु दास सर, निदेशक पीडीयूएनआई पीबीडी न्यू दिल्ली, और हमें अपना आशीर्वचन प्रदान कर रहे हैं श्री रमेश पांडे सर, निदेशक सीआरसी लखनऊ। आज का यह कार्यक्रम एक अत्यंत रोचक विषय और जन जागरूकता के बृहत्तम भाव को स्थापित करने और एक ऐसे जागरण को सभी के बीच रखने के लिए सीआरसी लखनऊ के रचनात्मक भावों को लेकर के आप सभी के बीच है, जिससे हम जन जागृति को उस लेवल पर पहुंचा सके जहां स्वास्थ्य की अस्वस्थता के लिए एक बहुत बड़ा कारण विशेषकर आधी आबादी के लिए देखा जा रहा है, जिस पर हमारी मातृशक्ति अत्यंत प्रभावित दिखाई दे रही है, जिस पर हमारी बेटियां, हमारी बहनें या उससे पीड़ितों की संख्याएं अत्यंत अधिकता के रूप में अब सभी के समक्ष आ रही हैं। ऐसे भावों को प्रकटीय भाव में देखने के लिए, ऐसे भावों के रचनात्मक स्वरूप को देखने के लिए और इनसे बचाव के लिए क्या क्या उपायदान किए जाने चाहिए, किन किन पैमानों की रचना हो, किनको हम देखें समझें और किस पर आगे बढ़ पाए, ऐसे भावों को लेकर के परम आदरणीय डॉक्टर सर आज हमारे बीच है। कार्यक्रम का समय हो चुका है। मैं डॉक्टर पीयूष गुप्ता सर, सेक्रेटरी नेशनल एसोसिएशन ऑफ पैलिएटिव केयर आयुष एंड इंटीग्रेटिव मेडिसिन का इस पटल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं आपको, और आपका संपूर्ण सीआरसी परिवार की तरफ से अभिनंदन करता हूं। आप एक प्रख्यात वक्ता के रूप में अपनी फील्ड में जाने जाते हैं। आप बृहत्ता के साथ अपने विषयों को रखने हेतु और बृहत्ता के साथ विषय विशेषज्ञता को सभी के बीच रखने के लिए आप श्रेष्ठ वक्ता के रूप में जाने जाते हैं। आपने बीएससी, पीजीडीआर, आरपीएम, एमए, एलएलबी, फेलोशिप इन पैलिएटिव केयर पीएचडी प्राप्त की। ज्वेल ऑफ इंडिया अवार्डी आप रहे हैं, फेलो नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट यूएसए से, बोर्ड ऑफ मेंबर हैं आप CEARO FCA स्विट्जरलैंड, फाइट कैंसर ग्लोबल यूएसए, CAPC इंडिया, सेक्रेटरी नेशनल एसोसिएशन ऑफ पैलिएटिव केयर फॉर आयुष एंड इंटीग्रेटिव मेडिसिन इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट कैंसर एड सोसाइटी यूएसए, सेक्रेटरी एंड पीईओ कैंसर एड सोसाइटी लखनऊ, सेक्रेटरी ऑफ नेशनल एसोसिएशन ऑफ पैलिएटिव केयर फॉर आयुष एंड इंटीग्रेटिव मेडिसिन। एक बड़ा नाम और एक बड़ी विशेषज्ञता के साथ आप इस फील्ड में एक बृहत्तर भावों की रचना कर रहे हैं, अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ऐसे विराट व्यक्तित्व, ऐसे विशेषज्ञ को
हम अपने बीच पाकर गौरवान्वित हैं। मैं आपको सादर आमंत्रित करता हूं, आप आए और सीआरसी लखनऊ के इस पटल पर अपनी विशेषज्ञता से हमें अभिभूत करें। आदरणीय डॉक्टर पीयूष गुप्ता सर। बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले मैं डायरेक्टर श्री मनीष पांडे जी का धन्यवाद देना चाहूँगा। उन्होंने हमको आप सबसे 2 बातें करने का ये समय प्रदान किया है। इसके साथ में जो प्रोग्राम कोऑर्डिनेट किया है मैडम गार्गी फरेगी, उनका भी धन्यवाद देना चाहूँगा। सीआरसी लखनऊ ने एक बड़ा अच्छा निर्णय लिया है कि लोगों में जागरूकता पैदा करें, स्पेशली हमारी जो माताएं और बहनें हैं उनमें आज ब्रेस्ट कैंसर सबसे ज्यादा हो रहा है। और क्या है कि जागरूकता की कमी से ये बढ़ता जा रहा है। चर्चा करके हम लोग सॉरी सर पीयूष सर, सॉरी मैं डिस्टर्ब कर रहा आपको सर। आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ पा रही सर हमारे तक। वॉइस की क्लियरिटी को प्लीज चेक करें सर। ओके सर आप ईयरफोन को डिस्कनेक्ट करके ऐसे बोले सर। अभी आवाज साफ आ रही है? जी सर, जी सर, प्लीज सर कंटिन्यू। ओके, थैंक यू। तो आज के कार्यक्रम में जो हम चर्चा करेंगे, तो मेरे ख्याल से जो आम आबादी है, स्पेशली जो हमारा टारगेट एरिया है हिंदी बेल्ट, उसके लोगों को कुछ ना कुछ तो लाभ अवश्य ही होगा। सबसे पहले हम बताना चाहेंगे कि कैंसर एड सोसाइटी की स्थापना सन 1987 में हुई है और तब से करीब 32 साल हो गए हैं। और हम लोग जो हैं समाज में जागरूकता पे ही काम करते आए हैं और जागरूकता में भी हम छोटे बच्चों से लेकर एडल्ट गैदरिंग तक और ऑफिसेज में भी जागरूकता अभियान कराते हैं। कैंसर एड सोसाइटी के बारे में अगर हम बताना चाहें तो ये एक संस्था है जो संयुक्त राष्ट्र परिषद में इकोनॉमिक और सोशल अफेयर्स का जो डिपार्टमेंट है, जिसको हम बोलते हैं, उसमें हमारा स्पेशल कंसल्टेटिव स्टेटस है। इसके साथ में यूनाइटेड नेशंस का डिपार्टमेंट ऑफ ग्लोबल कम्युनिकेशन, जो कि कहता है कि यूएन की पॉलिसीज को समाज तक पहुंचाइए, तो उसमें भी हम लोग एसोसिएटेड हैं। और इसके साथ में जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का ग्लोबल कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म ऑन नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, माने वो बीमारियां जो लाइफ स्टाइल बीमारियां होती हैं, हमारे रहन सहन की वजह से होती हैं, किसी कीटाणु या जीवाणु की वजह से नहीं होती हैं, उनको हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस बोलते हैं। और इनका जो ग्लोबल कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म है उसमें भी कैंसर एड सोसाइटी एक मेंबर है। तो सबसे पहले तो हम लोग जो काम कर रहे हैं वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 2030, इसका 2015 में सारी सरकारों ने, विश्व की सरकारों ने यूनाइटेड नेशंस में मीटिंग में एंडोर्स किया था कि 2030 तक हम ये अचीव करेंगे, जिसमें कि 17 गोल रखे गए थे। और इन 17 गोलों में अगर बात करें तो तीसरा गोल है गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग। तो इसके अंतर्गत हम लोग जो है निरंतर प्रयास कर रहे हैं। इसको अगर हम एक्सप्लेन करना चाहें तो गुड हेल्थ से क्या है कि लोग हेल्दी हों, बीमारियों से बचें। लेकिन साथ ही में जब हम वेल बीइंग की बात करते हैं तो वहां पे पैलिएटिव केयर की बात आने लगती है कि लोगों को जो कष्ट होता है बीमारियों की वजह से, क्योंकि 2 अलग अलग चीजें, एक बीमारी हुई हमको और बीमारी की वजह से जो सिम्टम्स शरीर में आए, जो कष्ट हुआ, वो अलग है। तो कई ऐसी बीमारियां होती हैं जहां पे बीमारियों का इलाज तो नहीं हो पाता है, लेकिन उन कष्ट का निवारण हो सकता है। तो ऐसे विषय पे लोगों को, जैसे कि किसी भी प्रकार का दर्द है तो दर्द ना रहे, उसका इलाज हो, और दूसरी जो सफरिंग्स है उसका भी इलाज हो। तो हमें मौका मिला है, अगर आप देखें तो
ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग जेनेवा जो WHO हेडक्वार्टर्स था, तो उसमें भारत को हमने रिप्रेजेंट किया था। एक दूसरी मीटिंग हुई थी जो WHO जेनेवा में, तो उसके ये फोटोग्राफ है, इसमें भी आप देख सकते हैं। और राउंड टेबल में हमने पार्टिसिपेट किया था इंडिया की तरफ से। इसके अलावा यूनाइटेड नेशंस में 2011 में एक हाई लेवल मीटिंग हुई थी NCDs के प्रिवेंशन और कंट्रोल के लिए, तो उसमें भी हमने संयुक्त राष्ट्र परिषद में पार्टिसिपेट किया था। अगर हम बात करें तो विश्व में जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज है, करीब 71% सारी बीमारियों से जो डेथ्स होती हैं उसका कारण है, जबकि हमारे भारत में जो 63% डेथ्स का कारण जो है वो NCDs है, और इसमें कैंसर जो है वो 9% होती है। जो 5 कॉमन कैंसर है वो मेल में लंग, एक मिनट, हम मेल्स की बात करें तो लंग कैंसर आ जाता है, माउथ कैंसर आ जाता है, प्रोस्टेट कैंसर आ जाता है, टंग कैंसर आता है और स्टमक कैंसर आता है, जो कि 36% सारे कैंसरों के ले लेते हैं। और जब हम फीमेल्स की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा इंसिडेंस ब्रेस्ट कैंसर का है, सर्विक्स कैंसर का दूसरा नंबर पे आता है, फिर ओवेरियन कैंसर है, यूटेरस का कैंसर है और लंग कैंसर। ये सब मिला के 53% आ जाता है। जो प्रोजेक्टेड इंसिडेंस है पेशेंट्स का कैंसर में, तो 68 में से आदमी के लंग कैंसर होने का चांस रहता है और 29 में से एक फीमेल को ब्रेस्ट कैंसर होने का चांस रहता है। 9 में से एक आदमी को कैंसर जो है पूरे जीवन में, जब से पैदा होता है 74 वर्ष तक की उम्र तक होने की संभावनाएं रहती हैं। और अगर हम आंकड़ों में देखें तो 1 लाख में से 94 लोगों को कैंसर जेंट्स में हो सकता है और 103 लेडीज को हो सकता है, 1 लाख के आंकड़े में देखें। कैंसर सोसाइटी जागरूकता करती है। हम बहुत ही सरल लिटरेचर्स के थ्रू, जैसे छोटे बच्चों में जब हम जागरूकता करते हैं तो ये पिक्टोरियल फॉर्म्स हैं, इसमें अच्छी लाइफ स्टाइल को बताने की कोशिश की जाती है, क्योंकि हम जब बात करें नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस की तो उसके साथ में अब अभी हाल ही में हमने जैसे देखा कोविड का एग्जाम्पल, तो जब कोविड का इलाज नहीं है तो ऐसे में क्या हुआ कि हमें जागरूकता पे निर्भर करने पड़ा। इसी तरह से जब हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस की बात करते हैं तो उसमें भी चूंकि काफी में इलाज नहीं हो सकता है, हम ठीक नहीं कर सकते हैं, तो हमको प्रिकॉशंस लेना बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और जागरूकता से हम लोगों को बचा सकते हैं। तो ये सहज ढंग से पिक्चर्स के माध्यम से हम जागरूकता पैदा करते हैं बच्चों में और जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं उनमें। इसके साथ में अगर आप देखें तो ये लिटरेचर्स हैं, इसमें हमने बताने की कोशिश की है कि कैसे क्या कैंसर के अर्ली साइंस एंड सिम्टम्स हैं और कैसे हम कैंसर से बच सकते हैं। जब हम सारे कैंसर्स की बात करते हैं तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 4 प्रिवेंटेबल कॉजेज हैं जो कैंसर से और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से हमको बचाते हैं। इसमें सबसे पहले तो तंबाकू, कि कभी भी तंबाकू का जो भी उपयोग करते हैं शुरू ही ना करें, और जो लोग शुरुआत कर देते हैं तो उसको वो क्या करें कि कम करें और छोड़ दें, क्योंकि खाली कम करने से वो नहीं बचाव हो सकता है उनको अंततः छोड़ना आवश्यक हो जाता है। दूसरा, अल्कोहल, अगर हम शराब
का सेवन करते हैं तो उसको भी बंद कर दें, क्योंकि उसकी वजह से कैंसर और दूसरी नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस बढ़ने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तीसरा आता है अनहेल्दी डाइट। तो आजकल क्या होता है कि अगर हम लोग देखें, खाना बनाने का मन नहीं है और मेरे ख्याल से घर में खाना बनाए तो थोड़ा सा महंगा पड़ता है, तो क्यों ना हम स्विगी और जोमेटो से खाना ऑर्डर कर लें और मंगा लें। यहाँ तक कि हमने देखा है जो गांव देहात में भी है, वहां भी फास्ट फूड का प्रचलन बढ़ता जा रहा है। मैगी जैसे पदार्थ का उपयोग लोग कर रहे हैं और हमारे बच्चे भी मैगी जैसे ही निकल रहे हैं, जो उनमें कोई भी हष्ट पुष्ट नहीं होते हैं, बहुत जल्दी ही बीमार पड़ जाते हैं। तो जो फास्ट फूड्स हैं उनका रेस्ट्रिक्शन करना चाहिए और हेल्दी डाइट इंपॉर्टेंट है। इसके साथ में हम एक्सरसाइज के बारे में भी कहते हैं कि एक्टिव लाइफस्टाइल होनी चाहिए और रेगुलर एक्सरसाइज होनी चाहिए। तो जब हम एक्सरसाइज की बात करें तो कम से कम दिन में आधे घंटे कि ऐसी एक्सरसाइज करें जिसमें आपके पसीना आए, रिगरस एक्सरसाइज करें। क्योंकि नॉर्मली जैसे जॉगिंग करते हैं लोग या टहलने निकल लेते हैं, तो खाली टहलने से कोई फायदा नहीं है जब तक आपके पसीना आना ना शुरू हो। तो आधे घंटे तक पसीना आना बहुत जरूरी होता है एक्सरसाइज के फॉर्म में। तो ये तो हमने आपको संक्षेप में बताया कि कैंसर एड सोसाइटी क्या कर रही है। और ये हम लोग जब कोई भी नहीं जागरूकता पे ध्यान देता था, हेल्थ अवेयरनेस पे कोई भी काम नहीं कर रहा था, तब से करते आए हैं। और जब हम जागरूकता की बात करते हैं तो लोगों को बहुत जल्दी समझ में भी नहीं आता है कि जागरूकता से क्या हो सकता है, बीमारी में जागरूकता का क्या रोल है। लेकिन जब हमने कोविड को देखा कि जिसमें इलाज नहीं है, यहाँ पे क्या है, जागरूकता की ही सबसे ज्यादा अहमियत आई है। और जागरूकता से हम खुद भी बच सकते हैं और लोगों को भी बीमारियों से बचा सकते हैं। और कभी कभी क्या होता है, अगर हम खुद बीमार हैं और हम जागरूक हैं तो मौत के मुंह से भी बच सकते हैं, समय से अगर इलाज हो जाए, सही जगह इलाज हो जाए। क्योंकि बहुत सी बार हम लोग सही जगह ना पहुंच के उस बीमारी को बढ़ा लेते हैं और अंततः इलाज संभव नहीं होता है। तो ये तो कुछ हमने आपको बताया कैंसर एड सोसाइटी के बारे में। लास्ट ईयर कोविड के दौरान अचानक आपने सुना होगा कितनी सुसाइड्स बढ़ गई, कितने लोगों में डिप्रेशन होने लगा। और जो जिसको हम बोलते हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ, यहाँ तक कि लोग जब घर में थे, घरों में बैठ के भी वो इतना त्रस्त हो गया लॉकडाउन में कि उनमें तमाम तरह की मानसिक बीमारियां हो गई और उसकी वजह से काफी तकलीफें बढ़ गई, शारीरिक बीमारियां होने लगी। तो इसको हम बड़े आसान से एड्रेस कर सकते हैं पैलिएटिव केयर के द्वारा। तो कोविड के दौरान हमारे साथियों ने देश भर में प्रण किया कि हम लोग ऐसे लोगों की मदद करेंगे और नेशनल एसोसिएशन ऑफ पैलिएटिव केयर फॉर आयुष एंड इंटीग्रेटिव मेडिसिन की स्थापना की गई। ये समझिए जब लॉकडाउन की शुरुआत थी उस समय शुरुआत किया और 21 मई को इस संस्था का रजिस्ट्रेशन हो गया। देश भर में करीब 105 लोग जुड़ के विभिन्न राज्यों में पैलिएटिव केयर पे उन्होंने काम करने का बीड़ा उठाया और लोगों में इस तरह से जो ग्रसित थे मानसिक रोग और दूसरी जिसमें सफरिंग्स थी, जैसे दर्द था कुछ और पेट गड़बड़ाना, जो ऐसे हैं कि रेगुलरली लोगों में रहता है ये बीमारियां और डॉक्टर के पास जाते हैं, ठीक हो जाती हैं, फिर से हो जाती है। तो ऐसे उनकी सफरिंग्स को ठीक करने का बीड़ा उठाया। और इसके साथ में हम लोगों ने, चूंकि लॉकडाउन में जब आपको ट्रेनिंग की बात करते हैं तो कहीं जाके फिजिकल ट्रेनिंग्स नहीं होती हैं और व्हाट्सएप और फेसबुक पे ऐसे ऐसे पोस्ट आने लगते हैं जो कि लोगों को भ्रमित करते हैं। तो ऐसे में क्या हुआ कि हम लोगों ने सोचा क्यों ना हम लोग डिस्टेंस लर्निंग कोर्सेस शुरू करें। तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिस्टेंस लर्निंग की स्थापना की गई और हम लोगों ने SGRD यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज अमृतसर के सहयोग से 3 महीने का
सर्टिफिकेट कोर्स पैलिएटिव केयर का लॉन्च किया, 6 महीने का फेलोशिप कोर्स पैलिएटिव केयर का लॉन्च किया, और अब जनवरी से 1 साल का पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा पैलिएटिव केयर में लॉन्च करने की तैयारी कर रहे हैं। तो जब हम पैलिएटिव केयर की बात करते हैं तो ये एक टीम एफर्ट होता है। यहाँ पे खाली डॉक्टर चूंकि हमारे पास कम होते हैं, उनके पास समय भी उतना नहीं होता है क्योंकि बहुत ज्यादा पेशेंट्स आते हैं, तो इसलिए उनके साथ में नर्सेस और बहुत मात्रा में वॉलंटियर, हम और आप जैसे लोग इस अभियान से जुड़ के, जो कि बहुत से लोगों को उनकी सफरिंग्स, उनकी यातनाओं से निजात दे सकते हैं, तो हाथ जोड़ के हम लोग साथ में काम करना शुरू कर देते हैं, जिसको हम टीम वर्क कहते हैं। तो ऐसे ही समझ लीजिए करीब 199 डॉक्टर्स को 1 साल के अंदर हम लोगों ने पूरे देश में इन कोर्सेज के द्वारा ट्रेन किया। और अभी हाल ही में जो हमारा कन्वोकेशन सेरेमनी थी, 65 लोग फेलोशिप कोर्स क्वालिफाई करके पंजाब में SGRD यूनिवर्सिटी में कन्वोकेशन था, वहां पे उनको प्रमाण पत्र दिए गए। तो इस तरह से जो छोटे छोटे प्रयास शुरू होते हैं वो काफी बड़ा इम्पैक्ट दे सकते हैं, और हम विश्वास करते हैं कि आपका CRC भी इसी तरह से बहुत बड़ा इम्पैक्ट दे रहा है जहां पे स्किल डेवलपमेंट की बात होती है। तो आगे आपके जो स्पेसिफिक क्वेश्चन हो उसका हम जवाब देना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं गार्गी मैम को आमंत्रित करूंगा कि गार्गी मैम आए और सर के समक्ष हमारे श्रोताबिंद के जो प्रश्न आए हैं उन प्रश्नों को सर के समक्ष एक एक करके रखें और उनके उत्तर सर से प्राप्त करें। आदरणीय गार्गी मैम। धन्यवाद सर। सर सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करती हूँ, आपने इतने कम समय में हमारे लिए इस महत्वपूर्ण जानकारी को प्रदान करने का समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मेरा पहला सवाल जो है वो ये है कि अर्ली सिम्टम्स क्या हैं जिनको हम पहचानें और हम उस हिसाब से अपने इलाज के लिए सोचें। अर्ली सिम्टम्स क्या हैं ब्रेस्ट कैंसर्स के? जब हम अर्ली सिम्टम्स की बात करते हैं तो होता क्या है कि पहली चीज तो हम क्लियर करना चाहेंगे, जो एक मिथ है कि ब्रेस्ट कैंसर केवल लेडीज में होता है, तो ऐसा नहीं है, जेंट्स में भी ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। तो इसलिए जो हमारे मेल साथी हैं वो भी इस पे ध्यान दें। तो होता क्या है कि हम लोग अपने शरीर को अच्छे से पहचानते हैं, और बहुत जरूरी है जैसे नहाते समय या जब भी हम ड्रेसअप कर रहे हैं तो अपने शरीर को आईने में देखें। शरीर में अगर कहीं भी कोई बदलाव हो रहा है तो उसको नोट करें, क्योंकि जो कैंसर के प्रारंभिक लक्षण होते हैं उसको हम ज्यादातर इग्नोर कर देते हैं, वो सालों हमारे साथ रहते हैं, हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं। तो बाद में क्या होता है कि वो लक्षण जो है बढ़ते रहते हैं, और तभी क्या पता लगता है कि ये एडवांस स्टेज हो गया है, आपने सुना होगा, लाइलाज है, और अब मौत के अलावा कोई साधन नहीं रहता है पेशेंट के पास। तो ऐसे में क्या है, सबसे पहले अपने शरीर को रेगुलरली आप शीशे में देखें, अगर कहीं भी कोई बदलाव हो रहा है तो उस पर ध्यान दें। स्पेशली मान लीजिए स्किन में कोई रैश है, कोई दाग है, तेल या मस्से एकदम से बड़े होने लग रहे हैं, उनका रंग बदलने लग रहा है, कहीं पे खुजली होने लग रही है, लाली आ गई है, दर्द हो रहा है, तो वो भी एक शुरुआत हो सकती है। कहीं पे अगर जब हम उसको सॉफ्ट उंगली से, उंगली के पोल जो होते हैं आगे, उससे हम चारों तरफ अगर देखें कहीं पे कोई गांठ का अनुभव हो रहा है तो वो भी शुरुआत हो सकती है। अगर कभी भी निपल से, जैसे नॉर्मली दूध आता है, दूध की जगह मवाद आने लगे, खून आने लगे, या कोई दुर्गंध जैसा पानी आने लगे, तो वो भी शुरुआत हो सकती है। इसी के साथ में कभी कभी निपल क्या है, अंदर हो जाता है, तो अगर ऐसा है, इन्वर्टेड निपल उसको बोलते हैं, तो वो भी स्टार्टिंग हो सकती है। माने जरूरी नहीं है कि वो हो,
और कहीं कहीं क्या होता है, एकदम से बहुत ज्यादा रिंकल्स पड़ जाते हैं, पूरे ब्रेस्ट पे नहीं, किसी एक स्पॉट पे रिंकल्स पड़ जाए, माने सिकुड़े पड़ जाए, तो वो भी स्टार्टिंग ब्रेस्ट कैंसर की हो सकती है। तो अगर हम लोग ध्यान दें, ब्रेस्ट में किसी भी तरह का बदलाव है तो उसको हम जरूर एक ब्रेस्ट कैंसर का जो डॉक्टर है, क्योंकि नॉर्मल डॉक्टर के पास तो हम नहीं जाएंगे, ये जो ब्रेस्ट कैंसर का डॉक्टर है उसके पास जाएं, या अगर हम गांव में रहते हैं तो जो सर्जन होता है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में उसके पास जाएं, क्योंकि फिजिशियन नॉर्मली हो सकता है उसको किसी और वजह से इन्फेक्शन वगैरह का ट्रीटमेंट करके इग्नोर करते हैं, लेकिन सर्जन के पास जब हम जाएंगे तो उसको कैंसर के नजरिए से देखेगा, चेक कराएगा, और ऐसे में अगर जल्दी पता चल सकता है तो हम इसका इलाज सक्सेसफुली कर सकते हैं। लेकिन अफसोस की बात क्या है कि हमारे देश में ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट ऐसी अवस्था में पहुंचते हैं जब ब्रेस्ट में कीड़े पड़ जाते हैं, जैसे हम लोग जब खाना रख दें और सड़ जाता है उसमें सफेद सफेद रेंगने वाले कीड़े पड़ जाते हैं। तो बहुत से ऐसी अवस्था में पेशेंट्स पहुंच रहे हैं डॉक्टर्स के पास जब वो कीड़े उनके ब्रेस्ट में पड़ जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा लापरवाही करते हैं, हम इग्नोर करते हैं, और बीमारी ऐसे में क्या है, खाली ब्रेस्ट में नहीं, वो शरीर के दूसरे क्षेत्रों में भी अपनी जड़ें बना लेती है, और उस समय इसका इलाज लगभग असंभव होता है। थैंक यू मैम। धन्यवाद सर। हाँ जी, मेरा अगला प्रश्न ये है कि हाउ कैन वी प्रिवेंट कैंसर, स्पेसिफिकली ब्रेस्ट कैंसर? प्रिवेंशन क्या है? जी मैम, बहुत अच्छी बात आपने करी है। तो जैसे कि हमने एक नक्शल में बताया था कि किसी भी कैंसर को WHO बोलता है रोकने के लिए टोबैको और अल्कोहल इनसे दूर रहें, सेडेंट्री लाइफस्टाइल माने जो बैठे बैठे हम लोग क्रिकेट मैच देख रहे हैं और चिप्स खा रहे हैं, कुरकुरे खा रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, तो आजकल तो घरों में लॉकडाउन में यही हुआ है, खूब खाया गया है। और 2 महीने के लॉकडाउन के बाद क्या हुआ, लोगों का कई किलो वजन बढ़ गया। तो सेडेंट्री लाइफस्टाइल को ना रखें, और इसके साथ में अनहेल्दी डाइट और उसको ना लें, और रेगुलर एक्सरसाइज और हेल्दी डाइट लें। तो जब हम एक्सरसाइज की बात करते हैं तो आधे घंटे रिगरस एक्सरसाइज 5 दिन तक करना जरूरी है, माने पूरे 7 दिन नहीं जरूरी, और रिगरस एक्सरसाइज की जब हम बात करते हैं तो पसीना आना जरूरी है। इसके अलावा क्या होता है कि खाने में हरी पत्तेदार सब्जियों का ज्यादा से ज्यादा सेवन करें, जो रंगीन फल और सब्जियां हैं उसका ज्यादा से ज्यादा सेवन करें, जैसे कि चुकंदर है, गाजर है, टमाटर है, जामुन है, फालसे हैं जो बहुत सस्ते भी मिलते हैं, सीजनल में आम है, पपीता है, जो भी रंगीन फल है जब आप अंदर से खाएं और वो रंगीन हो, क्योंकि ये रंग एंटीऑक्सीडेंट्स की वजह से। और एंटीऑक्सीडेंट्स जो है ये ऐसे केमिकल्स हैं जो हमारे शरीर में विषैले तत्व बनते हैं, उसको ये न्यूट्रलाइज करते हैं, उसको मारते हैं। शरीर में एंटीऑक्सीडेंट्स नहीं बनते हैं, बल्कि हमको ये एंटीऑक्सीडेंट्स जो प्लांट के फूड है उन्हीं से लेना पड़ता है, माने वनस्पतियों से ही लेना पड़ता है। और अगर एंटीऑक्सीडेंट्स की कमी हो जाती है तो यकीन मानिए, जैसे नींद ना आना और एंजाइटी है, डिप्रेशन है, यहाँ तक कि कैंसर और जितनी नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं वो भी हो सकती हैं केवल एंटीऑक्सीडेंट्स की कमी की वजह से। तो हमने फिर से हम आपको रिपीट करेंगे, जो भी रंगीन फल और सब्जियां हैं उनका जूस नहीं बोलेंगे, क्योंकि अगर आपने जूस लेना शुरू कर दिया, खोजड़ फेंक दिया, तो वो भी नुकसान करेगा और वजन बढ़ाएगा। तो उनको फलों को काट के डेली खाएं, और जरूरी नहीं है बहुत अधिक मात्रा में खाएं। अगर आप एक चुकंदर काट के उसका सलाद पूरा परिवार खाता है तो मेरे ख्याल से पूरा परिवार उससे लाभान्वित होता है और सभी लोग उससे कैंसर से बच सकते हैं। इसी तरह से टमाटर और चुकंदर और गाजर और मिक्स वेजिटेबल मिला के हम सूप भी उसका ले सकते हैं रेगुलरली, तो अच्छे खान पान से हम उससे बच सकते हैं। इसके अलावा जो लेडीज वजन बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, ओबेसिटी हो रही है, तो ब्रेस्ट कैंसर का कारक हो सकता है। तो हमें
वजन अपना देखना है और वो मेंटेन करके रखना है, जितना रिकमेंडेड लेवल है उससे ज्यादा भी नहीं हो और कम भी नहीं। इसके अलावा जो है, जैसे बहुत सी लेडीज क्या होती हैं, बच्चे हुए लेकिन कॉस्मेटिक रीजन की वजह से वो दूध नहीं पिलाती बच्चों को। तो जब आप दूध नहीं पिलाती हैं, उनको बाहरी दूध मिलता है, तो ऐसी माताओं के ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। या फिर वो लेडीज जिन्होंने शादी नहीं की है, तो उनको भी ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। और ऐसे में क्या है कि वो रेगुलर चेकअप कराना उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके साथ में मान लीजिए, जो अगर लाइफ स्टाइल ऐसी है, फिर से हम फोकस करेंगे कि घर का कामकाज, बहुत सारे नौकर हैं, कामकाज नहीं कर रहे हैं, तो जो वो लाइफ स्टाइल है उसकी वजह से भी ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। धन्यवाद सर। मेरे ख्याल से आपको आपके सवाल के जवाब मिल गए होंगे। हाँ सर, मेरा अगला सवाल है, जैसे कि आपने अभी बताया ब्रेस्ट कैंसर हम कैसे डिटेक्ट करेंगे, कैसे सेल्फ एग्जामिनेशन करेंगे, और हमें सतर्क रहना है कि हम इनिशियल स्टेज में ही समझ पाए कि हमें ऐसी कोई विकृति हमारे शरीर में तो नहीं पनप रही है। तो मैं अगला सवाल आपसे पूछना चाहूंगी कि डायग्नोसिस जो है ट्रीटमेंट का, वो क्या होगा ब्रेस्ट कैंसर में, डायग्नोसिस ट्रीटमेंट का। ठीक। तो जब हम हाँ बात सर। करते हैं कि कैसे पता लगे, मान लीजिए हमको पता लगा कि हमारे ब्रेस्ट में कोई भी विकृति है, कोई ब्रेस्ट क्या शरीर में कहीं भी कैंसर के कोई लक्षण है और हमें अगर डाउट है, तो सबसे पहले हमने क्या बोला कि हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, जो जनरल प्रैक्टिशनर पास में होता है उसके पास कई साल तक इलाज कराते रहते हैं और हमें फायदा नहीं मिलता है। तो हमारा क्या कहना, 15 दिन तक आपने अगर किसी चीज का इलाज कराया और आपको फायदा नहीं मिला, तो आप डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में किसी सर्जन के पास जाके उससे कंसल्ट करें, उसे अपनी समस्या बताएं, और वो सर्जन फिर अपने हिसाब से आपको टेस्ट बता सकता है। उसमें मैमोग्राम होता है, इसमें क्या होता है, ये बहुत लो इंटेंसिटी का एक्सरे होता है, और उसमें जो ब्रेस्ट में शुरुआत में जो गांठ पड़ रही है उसके बारे में पता लग जा सकता है। इसके साथ में एमआरआई स्क्रीनिंग भी हो सकती है। और कभी कभी जब गांठ बड़ी हो जाती है तो वो क्या करते हैं कि वहां से सिरिंज से या गांठ निकाल के वो बायोप्सी करते हैं, जिससे कि कंफर्म होता है कि ये गांठ मैलिग्नेंट है, माने कैंसरस है, या नॉर्मल ट्यूमर है, कि नॉर्मल कोई भी गांठ है। क्योंकि जब जैसे स्तनपान कराने वाली महिलाएं होती है तो अक्सर उनके ब्रेस्ट में गांठें आपको मिलेंगी, लेकिन वो दूध की वजह से गांठें आती हैं। तो अगर वैसा नहीं है तो जरूर हमें डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। एक चीज और भी है कि जैसे जो फीमेल्स हार्मोन का यूज ज्यादा करती हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेती हैं या हार्मोनल थेरेपी लिया है, तो उनके भी ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इसके साथ में अगर किसी के यहाँ फैमिली हिस्ट्री है, किसी के माँ पे हो गया है, तो बेटी तो हो सकता है कि उसमें ब्रेस्ट कैंसर औरों के मुकाबले थोड़ा सा ज्यादा मात्रा में रिस्क होता है, तो उनको भी रेगुलर चेकअप कराना चाहिए। एक और है कि जब जैसे जो मेनोपॉज हो जाता है, 45 से 50 की उम्र में माहवारी जब बंद हो जाती है, उसके बाद अगर फिर से ब्लीडिंग, कभी कभी इरेगुलर ब्लीडिंग वगैरह हो रही है, तो उसमें भी इंपॉर्टेंट है कि डॉक्टर से परामर्श लें, क्योंकि वो भी एक ब्रेस्ट कैंसर की वजह से हो सकता है वो सिम्टम आ रहा है। धन्यवाद सर। सर अभी आपने एक्सप्लेन किया पैलेटिव केयर, तो हम सभी जी जानना चाहेंगे कि पैलेटिव केयर क्या है। पैलेटिव मैम, केयर से, हाँ सर, जी कैसे लाभ मिल सकता है। जी मैम, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। पैलिएटिव केयर क्या है, क्योंकि ये सवाल आप ही ने नहीं, बहुत से डॉक्टर्स को भी पैलिएटिव केयर नहीं मालूम। तो ऐसे में क्या होता है कि नॉर्मली हम लोग जैसे अगर बात करें तो प्राइवेट अस्पताल में क्यों जाते हैं, प्राइवेट डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं, क्योंकि वो अच्छे से बात करते हैं, बात सुनते हैं, भले ही वो महंगा होते हैं, बहुत बहुत पैसे ज्यादा लेते हैं। जबकि सरकारी अस्पताल में क्या होता है कि
डॉक्टर्स के पास चूंकि भीड़ बहुत होती है, टाइम कम होता है, तो वो शायद आपकी बात ध्यान से ना सुने। हालांकि वो समझ जाते हैं कि उनको क्या बीमारी है और वो दवाई उसी हिसाब से देते हैं, क्योंकि वो ये नहीं चाहेंगे कि दोबारा आप उनके पास आए। जबकि प्राइवेट में क्या है, वो तो चाहेंगे आप बार बार उनके पास आए। तो हम जब पैलिएटिव केयर की बात करते हैं तो यहाँ कमर्शियल इंटरेस्ट नहीं है। यहाँ पे क्या है, जैसे हम कैंसर के जो ऐसे मरीज हैं जिनका इलाज नहीं हो सकता है और जिनको डॉक्टर बोल देता है अब कुछ नहीं संभव है, तो अब वो क्या करते हैं, आपने कई घरों में देखा होगा, बेचारों को बहुत दर्द होता है लेकिन उस दर्द का इलाज नहीं है, बेड रिडन हो जा रहे हैं, बेड सोर पड़ जा रहे हैं, लेकिन उसका मैनेजमेंट नहीं हो पाता है। किसी को दस्त आने लग रहे हैं, किसी को लैट्रिन नहीं हो रही है, लेकिन वो सारी तकलीफ में क्या होता है, पेशेंट तो परेशान रहता है लेकिन उसकी फैमिली भी पूरी बहुत कष्ट से गुजरती है, क्योंकि सोने को नहीं मिलता है, दिन रात पेशेंट चीखता रहता है, चिल्लाता रहता है और पूरी फैमिली पेशेंट के साथ में डिप्रेस्ड रहती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ उस पेशेंट की ही नहीं, उसको जो फैमिली मेंबर्स हैं, जो उसके केयर गिवर्स हैं, उनकी भी बहुत खराब हो जाती है। तो जैसे ही हम क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात करें तो पैलिएटिव केयर का रोल आता है, और जितने लोग पैलिएटिव केयर पढ़ते हैं तो वो चाहते हैं कि पेशेंट और उसके केयर गिवर्स, माने उसकी फैमिली जो उसकी सेवा कर रही है, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करे। और इसमें 4 कंपोनेंट्स आते हैं। पहला कंपोनेंट तो ये है कि फिजिकल प्रॉब्लम्स जो भी हैं, जो सिम्टम है, जो भी उसके लोग में जिस वजह से कष्ट है, जो यातना हो रही है, चाहे वो दर्द हो, चाहे वो सांस लेने में दिक्कत हो, चाहे वो पेट की प्रॉब्लम हो, तो उसका हम इलाज करें। अगर हम कैंसर का इलाज नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम उनके सिम्टम्स का जरूर इलाज करें। और जब तकलीफ से उसको निजात मिल जाती है तो नेचुरली पेशेंट को लगता है कि बीमारी ठीक हो रही है, तो वो एक शुरुआत है। लेकिन इसके साथ में खाली फिजिकल कंपोनेंट ही नहीं इंपॉर्टेंट है, उसमें पैलिएटिव केयर में साइकोलॉजिकल, सोशल और स्पिरिचुअल कंपोनेंट भी आ जाता है। तो जब हम साइकोलॉजिकल कंपोनेंट की बात करते हैं, जैसे हमने बात किया कि डिप्रेशन होता है पेशेंट में भी, पुढे बोलले तरी ग्राउंडवर बोलू लागले तरी कालच्या सुद्धा बोलल्यावर तुम्ही ऐकलं असेल, तुम्ही लक्ष दिलं असेल। हेलो, अगर आपका अनम्यूट है तो प्लीज म्यूट कर ले माइक। तो हम जब डिप्रेशन की बात करते हैं तो पेशेंट के जो दर्द हम देखते हैं, जो दर्द, एक तो पेन नॉर्मल है जो दर्द है, लेकिन दूसरा पेन उसका क्या है, मानसिक पेन है। अब मानसिक पेन के कई कारण हो सकते हैं कि हमारे पास तो पैसा नहीं है, हमारी बेटी जवान है और इसकी शादी कैसे होगी या घर कैसे चलेगा, तो बहुत सारे सवाल उसके दिमाग में होते हैं और वो सवाल किसी को बता नहीं पाता है, तो उसकी वजह से बहुत सारे कष्ट पेशेंट के होते हैं। उसको हम मेंटल पेन की बात करते हैं, तो जो फिजिकल नहीं है। अगर हम उसके मेंटल पेन, उससे कायदे से बात करें, उसकी भावनाओं को समझें भर, तो मेरे ख्याल से उसको हम सांत्वना देके, उसको ढांढस देके, हम उसका जो फिजिकल पेन है वो भी कम हो जाता है। ये ध्यान रखिए, कष्ट में उसका पेन बढ़ जाएगा और वही मानसिक जो हमने कष्ट था उसको अगर कम कर दे तो फिजिकल पेन भी कम हो जाता है। तो साइकोलॉजिकल कंपोनेंट वो होता है कि उसमें जो भी दिमाग में डिप्रेशन है, एंजाइटी है, जो भी है, विड्रॉल है, उस सबको हम एडजस्ट करें। अब आ जाता है सोशल कंपोनेंट। जब हम देखते हैं कि कैंसर का कोई मरीज है, मिलने जाएंगे तो हम उसके साथ में सहानुभूति करने लगते हैं और ऐसी बातें करेंगे कि वो पेशेंट डिस्करेज हो जाए, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें पेशेंट को ऐसे ट्रीट करना चाहिए कि नॉर्मल किसी भी बीमारी में जैसे पेशेंट है वैसे कैंसर भी एक बीमारी, और हम कैंसर के मरीज को ज्यादा ढांढस दें, उसको बताएं कि पॉजिटिव केसेस बताएं कि देखिए वो भी ठीक हो गया था, वो ठीक हो गया था, ना कि नेगेटिव केसेस। दूसरा, जो विड्रॉन होता है वो किसी सोशल एक्टिविटीज में नहीं पार्टिसिपेट करता है, घर वालों से नहीं बात करता है, तो ऐसे में हम पेशेंट को इंटरैक्शन में ले आए कि जो भी वो फंक्शन है अगर जा सकते हैं जाएं, अगर घर का थोड़ा बड़ा काम काज कर सकते हैं तो जितना कर सकते हैं उन काम में इन्वॉल्व रहें, क्योंकि उसके माइंड का डाइवर्जन होता है। और इसके साथ में हम स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स देते हैं। तो स्पिरिचुअलिटी की जब हम बात करें तो सबसे पहले तो रिलीजन आ जाता है जिसको हम आसानी से समझते हैं। तो अगर पेशेंट चाहता है कुछ धार्मिक ग्रंथ
या धार्मिक गाने या किसी धर्म की स्थल में जाने का, तो वो हम कोशिश कर सकते हैं कि उसकी छोटी छोटी वो इच्छाएं पूरी करें। क्यों? क्योंकि उससे उसको शक्ति मिलती है अपनी बीमारी से लड़ने की। तो नॉर्मली क्या है, उसके बारे में पेशेंट का ध्यान भी नहीं जाता है और पेशेंट अपने मन से बताता भी नहीं। इसके अलावा स्पिरिचुअलिटी में जैसे हम बात करें तो जो टर्मिनल इल कैंसर पेशेंट्स हैं जो लास्ट स्टेज में हैं, वो बेचारे अपने को कोसते रहते हैं कि हमने कौन से पाप किए थे जो हमको ये बीमारी हुई, ये हालत है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये एक नॉर्मल बीमारी है, इसमें भगवान का कोई रोल नहीं है, कर्मों का कोई रोल नहीं है, ये किसी के भी, हमारे आपके किसी के भी हो सकती है। तो ये चीजें पेशेंट को बताना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वरना वो आत्मग्लानि में पेशेंट रहता है और उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ खराब होती है। तो संक्षेप में हमने आपको बताया कि पैलिएटिव केयर का क्या रोल हो सकता है। तो वो खाली ब्रेस्ट कैंसर ही नहीं, हर तरह के कैंसर के मरीजों में, यहाँ तक कि मानसिक पेशेंट है, उनको भी पैलिएटिव केयर की बहुत ही आवश्यकता होती है। तो हमें पेशेंट को समझना चाहिए, अपने को पेशेंट की जगह रखना चाहिए। खाली सहानुभूति से काम नहीं होगा, हम उसकी जगह पे जब अपने को रखेंगे तो एम्पैथी, कि हम मरीज के हिसाब से सोच रहे हैं, ना कि अपनी बात मरीज पे थोप रहे हैं। धन्यवाद सर। मेरा अगला सवाल ये है कि रोल ऑफ अवेयरनेस, कैंसर अवेयरनेस, कैंसर के बारे में अवेयरनेस का जो रोल है वो हम कैसे निभा पाए? हमारे द्वारा ऐसा क्या कार्य करना जरूरी है जिससे हम समाज में इसके प्रति, जैसे आपने बताया महिलाओं को पता नहीं होता है और ऐसे स्टेज पे हम पहुंच जाते हैं, कुछ महिलाएं ऐसी स्टेज पे पहुंच जाती हैं जब उनका ट्रीटमेंट बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे हम कैसे कदम उठाएं कि अवेयरनेस ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके इसके बारे में, और इस दिशा में कैंसर एड सोसाइटी क्या काम कर रही है? जी मैम, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। तो सबसे पहले तो हम आपको बधाई देना चाहेंगे कि आपने जो पूछा है सवाल, उसी पे आपने पहले कार्य किया, उसको क्रियान्वित किया और उसके बाद में आप पूछ रही हैं कि जनमानस में जागरूकता पैदा करना। एक तो ये आजकल चूंकि फिजिकल गैदरिंग नहीं हो रही है, रेस्ट्रिक्टेड है, तो वेबिनार्स के थ्रू, हम सोशल मीडिया के थ्रू बहुत से लोगों तक पहुंच सकते हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो कैंसर एड सोसाइटी जो करीब 30-32 साल पहले से जो हमारा अभियान है, तो हम आप अगर इसमें देखें तो हमने लिखा हुआ है कि एक आदमी जो है कम से कम 30 लोगों को जागरूकता पैदा करे। तो हम लोग स्कूल्स और कॉलेजेस में कार्यक्रम कराते हैं, उनको ये फॉर्म देते हैं। फॉर्म में अगर आप देखें तो अर्ली सिम्टम्स भी दिए हुए हैं, जहाँ पे ब्रेस्ट कैंसर के बारे में भी कुछ दिया हुआ है कि क्या लक्षण है, सर्विक्स कैंसर के बारे में भी दिया हुआ है कि उसके क्या लक्षण है, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर के बाद सर्विक्स कैंसर के इंसिडेंस सबसे ज्यादा है। और नॉर्मली स्त्रियां चूंकि डिस्कस भी नहीं करती हैं किसी से, तो इसलिए वो लक्षण बढ़ते रहते हैं और जब बढ़ जाते हैं तब वो जाती हैं डॉक्टर्स के पास उसका दिखाने, और तब तक वो एडवांस स्टेज हो जाती है। तो हमारे इन फॉर्म्स में विभिन्न कैंसर के प्रारंभिक लक्षण हैं, क्या करें क्या ना करें ये भी दिया हुआ है। तो हम ये स्कूल्स और कॉलेजेस के माध्यम से लोगों में पहले जाते हैं, जैसे 1000 बच्चों में हमने फॉर्म दिया, और हर बच्चे से कहेंगे अपने पूरी फैमिली में और अड़ोस पड़ोस में आप फॉर्म को पढ़ाएं और लोगों में जागरूकता पैदा करें। तो ऐसे में क्या होता है, वो एक बच्चा अगर 5-10 अपने घर में मेंबर्स हैं तो 10 लोगों में उसने जागरूकता की, अगर बगल की 2 फैमिलीज पकड़ ली तो वो 20-25 लोगों में जागरूकता पैदा करते हैं। तो ये एक चेन रिएक्शन बन जाता है, और साल में करीब आपको ज्ञान पता करके मैंने खुशी होगी कि करीब कोविड के पहले तक हम लोग 10 लाख बच्चों में जागरूकता करीब पैदा करते थे, और 10 लाख वॉलंटियर्स बनाते थे हर साल, और उनके द्वारा कम्युनिटी अवेयरनेस कैंपेन्स कराते थे, और वो अपने पूरी कम्युनिटी में जागरूकता पैदा करते थे। तो ये एक सरल माध्यम है कि हम ऑफिसेज में और घरों में, कम्युनिटी सेंटर्स में, और स्पेशली जहाँ गांव की बात करते हैं तो गांव में जो बच्चे घर में जा रहे हैं, तो स्कूल से, तो स्कूल में अगर हम कुछ भी ऐसा लिटरेचर देते हैं, क्योंकि बच्चों को तो हम ब्रेस्ट और सर्विक्स कैंसर के बारे में नहीं बता सकते, तो
अपने घर में पढ़ा सकते हैं। इसी के साथ में जो ग्राम पंचायत है उनकी सभाओं में बता सकते हैं। तो कम्युनिटी इवेंट्स में अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। और मेरे ख्याल से हेल्थ एजुकेशन अब कोविड के बाद से हम लोगों को पता लगता है कि जागरूकता का क्या रोल है। बीमारी ना हो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि होने के बाद बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जिनका कोई भी इलाज संभव नहीं। धन्यवाद सर। मैं वापस से पैलेटिव केयर जो आपने एक्सप्लेन किया, उसके बारे में जानकारी दी, उस मुद्दे को फिर से उठाना चाहूंगी। आपने मेंशन किया पैलेटिव केयर में NAPCAM, इसको थोड़ा, इसके बारे में थोड़ा जानकारी देंगे कि ये पैलेटिव केयर में ये क्या है? जी मैम, एक्चुअली नेशनल एसोसिएशन ऑफ केयर फॉर आयुष एंड इंटीग्रेटिव मेडिसिन जो संस्था हमने बताया आपको, लास्ट ईयर हम लोगों ने रजिस्टर कराई है। तो अभी हम लोग क्या सुनते हैं, बहुत सारी कंट्रोवर्सी सुनते हैं कि एक थेरेपी दूसरे थेरेपी की बुराई कर रही है, कोई किसी की कोई बारे में बोल रहा है। जबकि हम अगर एक परिवार में रहते हैं तो परिवार में हर सदस्य कौन अच्छा है कौन बुरा है कौन क्या कर रहा है शायद वो जरूरी नहीं है। हमारे हाथ में अगर 5 उंगलियां हैं तो 5 उंगलियों की इंपॉर्टेंस है, वरना अगर एक उंगली भी नहीं है तो हम शायद उतने अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे। और चूंकि आप डिसेबिलिटीज पे काम कर रही हैं तो आपको बहुत अच्छे से इस मामले में ज्ञान है। इसी तरह से भारत ऐसा देश है जहां पे हमारे पास हमारे जो पूर्वज हैं उन्होंने इतनी अच्छी मेडिकल सिस्टम्स दिए हैं, चाहे वो योगा हो जो भारत से आज पूरे विश्व में फैल रहा है, चाहे मॉडर्न मेडिसिन में लोग विदेश से हमारे यहाँ आते हैं इलाज कराने, तो उसमें भी हमको प्राउड फील करना चाहिए। इसी तरह से हम आयुर्वेद देखें, होम्योपैथी देखें, यूनानी देखें, तो इतनी सारी, और इसके अलावा नेचुरोपैथी वगैरह पता नहीं कितनी सारी हमारे पास होलिस्टिक मेडिसिन है जो इंडिजिनियस मेडिसिन हैं। तो हमारा क्या गोल है कि हम एक दूसरे को उनकी मेडिकल सिस्टम्स के बारे में बताएं, क्योंकि लोगों को दूसरे मेडिसिन के बारे में कोई ज्ञान नहीं है तो वो क्रिटिसाइज करते हैं। तो हम सबको एक साथ लेके और एक ही प्लेटफॉर्म पे आगे बढ़ते हुए इंटीग्रेटिव मेडिसिन को प्रमोट करें। इसमें यह नहीं है कि एक आयुर्वेद वाला एलोपैथी प्रैक्टिस करे या होम्योपैथी वाला आयुर्वेद प्रैक्टिस करे, बल्कि इसमें यह है कि एलोपैथी वाला तो अपनी दवाई दे रहा है, जिस दवाई से फायदा नहीं हो रहा है तो वो आयुर्वेद वाला अपनी दवाई दे सकता है, होम्योपैथी वाला अपनी दवाई दे सकता है, और इस तरह से अलग अलग दवाइयां दे सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म पे हम एक छोटा सा उदाहरण देंगे। लास्ट ईयर जब कोविड पैंडेमिक हुआ था तो कैंसर एड सोसाइटी ने एक नेशनल एसोसिएशन ऑफ पैलिएटिव केयर के लिए अग्रसर हुए, इसकी स्थापना की। इसके साथ में हम लोगों ने क्लिनिकल ट्रायल्स करने के लिए एक एथिक्स कमेटी बनाई जो रजिस्टर कराई। उसके बाद में कोविड से बचने के लिए, क्योंकि एलोपैथी में तो दुनिया भर में बहुत कुछ हो रहा था, तो होम्योपैथी के कॉम्बिनेशंस बना के उनका क्लिनिकल ट्रायल किया। तो शुरुआत में जो लास्ट ईयर था 2020 में, तो हम लोगों ने ट्रायल इस पे किया कि हमारे कॉम्बिनेशन, होम्योपैथिक कॉम्बिनेशन से क्या हम कोविड से बच सकते हैं। तो करीब 70,000 लोगों में दवाइयां बांटी गई। और आप चूंकि लखनऊ की हैं, आपने पढ़ा भी होगा लास्ट ईयर जब आरपीएफ में एकदम से फैलने लगा था कोविड, तो हम लोग गए आरपीएफ की पूरी कॉलोनीज में दवाइयां बांटी हैं। इसी के साथ में जीआरपी में एकदम से इंसिडेंस फैला तो वहां पे हम लोगों ने दवाइयां बांटी। नगर निगम में जो था वहां के सफाई कर्मचारी बेचारे ऐसे थे कि बाकी सब लॉकडाउन में तो बैठे थे घरों में, लेकिन सफाई कर्मचारी बराबर निकल रहे थे। तो सारे भी लखनऊ के जितने भी सफाई कर्मचारी थे करीब 12,000, सबको हम लोगों ने निःशुल्क वो दवाएं दी। और इनमें से 17,000 लोगों में कोई भी कोविड का पेशेंट रिपोर्ट नहीं हुआ। और इसके बाद हमारा उसमें सक्सेसफुल हुआ। तो इस साल जब कोविड का एकदम से फैलना शुरू हुआ तो हम लोगों ने कोशिश की कि क्यों ना अब हम जो कॉम्बिनेशन बनाया है उसको ट्रीटमेंट में ट्राई करें। तो क्लिनिकल ट्रायल उसका रजिस्टर कराया और उसमें हमारा जो है कोविड पेशेंट्स का 30 लोगों का डेटा है। और उसमें 2 तरह की दवाइयां थी, एक तो कोविड बुखार ठीक करने के लिए, और दूसरा जो रेस्पिरेशन की प्रॉब्लम, SpO2 गिर रहा था, लोगों को सांस लेने में दिक्कत थी, तो दूसरी जो कॉम्बिनेशन था उसको ट्रीट करने के लिए था। तो दोनों कॉम्बिनेशंस का जो
सक्सेस है बहुत अच्छा मिला है, क्योंकि कई ऐसे पेशेंट जो आईसीयू में थे और उनको वो SpO2 इम्प्रूवमेंट की दवाई दी गई और वो डिस्चार्ज तीसरे दिन होके डिस्चार्ज हो गए। कई पेशेंट्स ऐसे थे जो 2 महीने से पड़े थे, एलोपैथी का ट्रीटमेंट चल रहा था, फायदा नहीं हुआ, तो उनको करीब 1 ही हफ्ते में वो उनकी ऑक्सीजन नॉर्मल हो गई और बढ़ गई। तो ये इस साल क्लिनिकल ट्रायल हम लोगों ने किया, और दोनों क्लिनिकल ट्रायल जो है क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री ऑफ इंडिया में रजिस्टर्ड है। अगर आपको रिपोर्ट देखनी है तो CTRI-स्पेस कैंसर एड सोसाइटी आप टाइप करेंगे तो उनकी वेबसाइट से आपको रिपोर्ट मिल जाएगी। धन्यवाद सर। आपने इतनी रोचक जानकारी हम सभी को दी। मैं इस जानकारी के साथ एक चीज और इसमें जोड़ना चाहूंगी। क्योंकि मैं प्रोस्थेटिक ऑर्थोटिक डिपार्टमेंट CRC लखनऊ में कार्यरत हूँ, तो ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस जो प्रोग्राम है उसका मेन उद्देश्य, उसका मुख्य उद्देश्य ये होना चाहिए कि हम महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा जागरूक करें कि वो अर्ली स्टेज में अपने आप को डिटेक्ट कर लें कि उन्हें ऐसी कोई समस्या तो नहीं है। पर अगर ऐसा है कि उन्हें कोई ऐसी समस्या है और उनको ऑपरेशन कराना है, तो ऑपरेशन के बाद जो ऑप्शंस उनके पास हैं उसके बारे में मैं थोड़ी जानकारी यहाँ देना चाहूंगी। जो महिलाएं ऑन्कोलॉजिस्ट के पास जाती हैं या ऑन्कोलॉजिस्ट उनकी ब्रेस्ट रिमूवल सर्जरी कर चुके हैं, प्रोस्थेटिक ऑर्थोटिक एक फील्ड है जिसमें आर्टिफिशियल ब्रेस्ट प्रोस्थेसिस का भी उपाय उपलब्ध है। तो मैं यहाँ अपने सभी मित्रों को जो जुड़े हैं इस प्रोग्राम के द्वारा जानकारी देना चाहती हूँ कि सिलिकॉन ब्रेस्ट प्रोस्थेसिस नाम की एक आप बोल सकते हैं आर्टिफिशियल अंग अवेलेबल है अभी इंडिया में भी और ऑल ओवर द वर्ल्ड, जिनको अवेयरनेस की आवश्यकता है और इनके उपयोग से स्त्री अपना आत्मसम्मान वापस पा सकती हैं। हमने देखा होगा कि काफी पेशेंट हैं जो रिमूवल सर्जरी के बाद अपने आप को कमरे में बंद कर लेती हैं और कोशिश करती हैं कि हम बाहर कम से कम जाएं, लोग क्या सोचेंगे हमें देखेंगे तो उन सभी को जागरूक करने की जरूरत है। और मैं इन सभी पार्टिसिपेंट से अनुरोध करूंगी कि आप ये जानकारी उनको जरूर दें कि ऐसे प्रोस्थेसिस आर्टिफिशियल लिम्स अवेलेबल हैं जो कि सिलिकॉन के बने होते हैं। सिलिकॉन जेल उनके अंदर भरा होता है, उनका आकार स्त्री के स्तन के आकार के अनुसार होता है। वो आप जैसे भी हैं, मोटे हैं, पतले हैं, वो सभी आकार में उपस्थित हैं आपके समक्ष। आप उनको सेलेक्ट कर सकते हैं और उनका उपयोग अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने में कर सकते हैं। और इसी जानकारी के साथ मैं धन्यवाद देती हूँ सर आपका। और मैं श्री नागेश जी से अनुरोध करूंगी कि वो कार्यक्रम का संचालन आगे जारी रखें। नागेश सर। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। निश्चित ही आज डॉक्टर पीयूष गुप्ता सर के द्वारा हमारे समक्ष जागरूकता के क्रम में एक भेदभाव और प्रश्नों के क्रम में एक ऐसे सूक्ष्मतम तथा अनुभवों में उतरने वाले भावों से युक्त सुझाव कहें या उत्तर प्रस्तुत किए गए, जो केवल और केवल हमारे लिए उपयोगी होंगे ऐसी आशा से परे सभी के लिए एक क्षमता वर्धन भाव तथा जिसके भाव में युक्तता को अंगीकार करते हुए गार्गी मैम ने बताया कि कई बार ऐसा होता है कि हम किसी रोग से ग्रसित होने के पश्चात या किसी इस तरीके की प्रज्ञा स्थिति को देख करके हम ऐसा क्षुब्धित स्थिति में आते हैं कि ईश्वर द्वारा प्रदत्त हमारी शारीरिक संरचना में बदलाव हमें रोग से तो भय मुक्त कर देता है, परंतु हमारे आत्मविश्वास में कहीं न कहीं एक कमी का भाव देता है, हमारे एक सामान्य स्वरूप में कहीं न कहीं एक अवरोध की उत्पत्ति करता है। अब उसके
निदान के लिए भी जो गार्गी मैम के द्वारा या सर के द्वारा सुझाव दिए गए, रोग से हम बचे कैसे, वह हम तक आए न, इसके लिए हम क्या क्या उपाय करें, हम किन पायदानों को अपनाकर इससे और अधिक बचाव की तरफ बढ़ सकते हैं, इसका इंटरवेंशन कैसे कर सकते हैं, अगर हम इससे ग्रसित हुए तो तब क्या क्या अपनाना है, और कैसे हम एक दूसरे के आत्मविश्वास और ईश्वर प्रदत्त स्वरूप को और बृहत्तम स्तर पर ले जाएं, या उस स्वरूप के बृहत्तम भावों की स्थापना करें। इस हेतु आज हमारी मेडिकल साइंस इतना प्रगति कर रही है कि हम सभी लगभग जो चिकित्सकीय समस्याएं हैं उनका निदान लेकर के सभी के समक्ष है। तो उस पर आज हमारे बृहद विचार देने वाले डॉक्टर पीयूष गुप्ता सर का जो अनुग्रह मिला, जो उनकी विशेषज्ञता मिली, निश्चित ही हमारे सभी श्रोताओं के लिए, और जैसा कि सर को ज्ञात है कि सीआरसी लखनऊ के इस पटल पर व्यक्त की गई विशेषज्ञता फेसबुक के लाइव द्वारा, यूट्यूब लाइव के द्वारा तथा हमारे यूट्यूब पर रिकॉर्डेड वीडियो मटेरियल के द्वारा हजारों हजार प्रतिभागियों तक, हजारों हजार सेवा प्राप्त सेवार्थियों तक यह प्राप्त होती है, प्रदान की जाती है। तो जितने लोग भी इससे लाभान्वित तो होंगे, वे सर के विचारों को, सर की विशेषज्ञताओं को सुनकर एक नवीन विचार को बनाने में और इससे बचाव के पक्ष में, तथा आसपास में अगर इस ग्रसित कोई व्यक्ति है, कोई स्त्री है, कोई पुरुष है, या कोई ऐसी स्थिति बनती है तो उसके निदान के लिए सुझाव दे पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर पीयूष गुप्ता सर कि आपने हमारे इस पटल पर इतनी बहुमूल्य जानकारी को आपने शेयर किया, और इस एक अवेयरनेस प्रोग्राम के जरिए आपकी वैशिष्टता को हम लोगों ने सुना। परिचय के क्रम में जैसा आप बता रहे थे कि भारत को आप रिप्रेजेंट करते हैं विदेश के कई समृद्धशाली राष्ट्रों में, विशेषकर संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और संयुक्त राज्य में आपने भारत का प्रतिनिधित्व किया है। यह हमारे लिए यशगान का विषय है। मैं संपूर्ण सीआरसी परिवार की तरफ से आमंत्रण को स्वीकारने और आपके उद्बोधन को हमारे बीच रखने हेतु मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। अपनी मिनिस्ट्री की तरफ से, अपने विभाग की तरफ से, संपूर्ण सीआरसी परिवार लखनऊ की तरफ से मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आपका स्नेह सीआरसी लखनऊ के प्रति ऐसे बना रहे। विषय की विशेषज्ञता को जब भी हमें आवश्यकता हो तो हम अगर आपको आमंत्रित करें तो आपका अनुग्रह हमें प्राप्त हो। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं आपका पुनः संपूर्ण सीआरसी परिवार की तरफ से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, और आपने अपना समय दिया इसके लिए आपको सादर प्रणाम करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। बहुत बहुत आप सभी को प्रणाम और धन्यवाद। सीआरसी परिवार चैट बॉक्स में दिए जा रहे हैं, सभी उसको फिलअप कर ले। फिलअप करने के पश्चात सभी लोग यहाँ से लेफ्ट कर सकते हैं। हम लोग कार्यक्रम को यहीं पर पूर्ण गति की तरफ अग्रसित करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पुनः डॉक्टर पीयूष गुप्ता सर। थैंक यू सर।